अच्छा चलें स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें हमारी सी एक छोटी सी टॉपिक है व्हाट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए व्हाट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट है, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस बी। अब ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो, पर बी ए की तरफ आने की जहमत ना करे, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सी, अ रिएक्शन which proceeds in one direction, and one direction कौन सा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, तो उसको हम कहेंगे क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि देखें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। और इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर completely converted into products, कि ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की जितनी भी अमाउंट होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, यानी कोई भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल बच नहीं जाएगा। ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, जिसमें रिएक्टेंट की टोटल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। और तीसरी बात, दिस रिएक्शन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। ये हमेशा कंप्लीट होगा, ये हमेशा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। व्हाट अबाउट, और दूसरी बात, चौथी बात, एक और भी बात है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन वे रिएक्शन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन वे रिएक्शन। इसको सिंगल वे में होने वाला रिएक्शन भी कहेंगे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड में ही मूव करेगा, बैकवर्ड में नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन? इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि A इज कन्वर्टेड इनटू B एंड B इज कन्वर्टेड इनटू A। अब देखें, इसको सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं, इसको डबल एरो से। इसमें क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी दोनों साइड से रिएक्शन हो रहा है। टू वे रिएक्शन है, दोनों साइड से मूव कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या? टू वे रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अ रिएक्शन which proceeds in both कौन से? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन is called a reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसको कहेंगे मैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। ठीक है, तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। दूसरी बात, इन दिस रिएक्टेंट्स, हमने रिवर्सिबल में पढ़ा था कि इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा सीन नहीं होता कि प्रोडक्ट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगा और ये साइक्लिक प्रोसेस से चलता रहेगा। कभी भी नहीं रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं प्रोडक्ट 100% रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्या होगा
कि इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर नेवर completely converted into products, completely converted into products के इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की 100% अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ परसेंटेज जो है कन्वर्ट हो सकती है। कभी रिएक्टेंट की ज़्यादा परसेंटेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, कभी प्रोडक्ट की ज़्यादा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, कभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा होगी, कभी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, और अ फ्यू केसेस में ऐसा भी होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बस इसको आपने रिवर्स करना है। दिस रिएक्शन ऑलवेज गो टू कंप्लीशन, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद दिस रिएक्शन ऑलवेज गोज टू, नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू वे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू वे रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों साइडों में होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड में भी होता है, बैकवर्ड में भी होता है, इसलिए इसको हम टू वे रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। तो इसको हम जो है दो एरो से शो करते हैं, वन एरो फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, अदर एरो फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस होते हैं, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी, तो इसको जो है हम टू एरो से जो है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें एक ऐसी पॉइंट आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो हमने उस स्टेज का इंतज़ार करना है कि कब वो स्टेज आती है जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको समझने से पहले ये दो बातें जहन में रखनी है। नंबर वन, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कह लें, अमाउंट कह लें, मोल्स कह लें, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स, कि मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल हम इसको इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने इनिशियली ए के फॉर एग्जांपल 12 मोल्स लिए, वी टुक 12 मोल्स ऑफ ए एज अ रिएक्टेंट। देखें, इसको जहन में रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन और अमाउंट और मोल्स। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, ए के कितने मोल्स गिवन है, 12। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, यानी अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 मोल, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो बी अभी तक 0 मोल्स बने। तो किसके मोल्स अवेलेबल हैं, 12 मोल्स। किसके हैं, ए के। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल्स के। मोल्स ए के ज़्यादा हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा या बैकवर्ड, थोड़ा कमेंट करने की जहमत करें। फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा इनिशियल स्टेज पे या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा। किससे, बैकवर्ड से, क्योंकि इसके मोल्स ज़्यादा हैं। अब एट t इज इक्वल टू t1 सेकेंड्स के फर्स्ट टाइम इंटरवल के बाद, से फॉर एग्जांपल इसके 2 मोल्स जो हैं वो b में कन्वर्ट हो गए ए के, तो ए के कितने रह गए, 10 मोल्स, और b के कितने हो गए, 2 मोल्स। एट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम और पासेज ऑफ टाइम t इज इक्वल टू t2 सेकेंड्स,
कि सेकेंड टाइम इंटरवल के बाद इसके 3 फर्दर मोल्स माइनस हो गए, 3 गए तो बाकी कितने रह गए 7, इसके 3 ऐड हो गए तो इसके कितने हो गए 5 मोल्स। अब नोट करें कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, ठीक है, बी की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ए की कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन तेज होता जाएगा। शाबाश, अपने हाथों को चला के कमेंट करें, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शन तेज होता जाएगा, बैकवर्ड होता जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बी की बढ़ रही है और बी इज द रिएक्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो फॉरवर्ड क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, बैकवर्ड क्या होता जाएगा, तेज होता जाएगा। तो इन बिटवीन एक तेज हो रहा है, दूसरा स्लो हो रहा है, इन बिटवीन एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन क्या होगी, a stage or a point in a reversible reaction, in a reversible reaction where rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, becomes equal to the backward reaction. This stage in a reversible reaction is called, इसी स्टेज को ही हम कहते हैं कि जिस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी स्टेज को जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा, एक बात और मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? एट केमिकल इक्विलिब्रियम और एट द पॉइंट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस वक्त दूसरा क्या होगा, क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बराबर होगी प्रोडक्ट के? कमेंट करें ज़रा, शाबाश, कि रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट के बराबर होगी या नहीं होगी, इक्वल होगी या नहीं होगी? रिफत करें, यस इक्वल होगी, यस। बिल्कुल भी आप सब गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया, इसके 7 मोल, इसके 5 मोल, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गए, तो आप क्या कहेंगे, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। आप क्या समझते हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस केसी इक्वल टू 1 होता है या लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होता है? आपके वैल्यूज़ क्या आते हैं जब आप केसी का वैल्यू जितने भी आपने पढ़े हैं, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है या मोस्टली इक्वल टू 1 होता है? आपने क्या देखा है? शाबाश, मैंने तो कभी नहीं देखा कि इक्वल टू 1 हो। देखें, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर होगी, तो जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, यानी केसी फाइंड करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, और वो 1 तो हमें कभी नहीं मिलता। हाँ, किसी केस में मिल सकता है कि अगर रिएक्टेंट के एग्जैक्टली सेम मोल्स प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो 50% आपका रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में बन रहा है, तो फिर आपका एग्जैक्टली जो है वो एग्जैक्टली केसी का वैल्यू 1 आएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको या वैल्यू 1 से कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इस केस को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले, शाबाश। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा देखिए, नंबर 1, देखिए ये कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है,
ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। हमने एक्सप्लेन इस तरीके से किया कि ए पहले बी में कन्वर्ट होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा, फास्ट होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो फास्ट होगा और एक स्टेज आएगी जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन करने में इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से इस्टेब्लिश होगा। फॉरवर्ड तेज़ था, वो स्लो होता गया, आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड तेज़ होता गया, तो यानी इक्विलिब्रियम कौन इस्टेब्लिश करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ जो है पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम जो है आप किसी भी डायरेक्शन से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन से इस्टेब्लिश हो या बैकवर्ड डायरेक्शन से, इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से इस्टेब्लिश हो सकता है। तो नंबर 1, it can be established from either reactant और प्रोडक्ट साइड। ये ज़रूरी नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी एक डायरेक्शन से ही इस्टेब्लिश हो। इट कैन बी इस्टेब्लिश फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। नंबर 2, इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो टाइप है इक्विलिब्रियम की, जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। देखें किस तरह से डायनामिक है। कूलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डू नॉट कोलाइड, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। तो रिएक्शन कब पॉसिबल है? जब ए के मॉलिक्यूल भी कोलाइड करें, बी के मॉलिक्यूल भी कोलाइड करें, तभी जो है रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल भी हरकत में हैं तभी ये रिएक्ट कर रहा है, इसके मॉलिक्यूल भी मोशन में है तभी ये रिएक्ट कर रहा है। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? स्टैटिक और डायनामिक। इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? स्टैटिक और डायनामिक? कमेंट करें, शाबाश। डायनामिक। देखिए आपको पता चल गया, देखें, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा होगा? डायनामिक होगा, ठीक है। तीसरी बात कि एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remain constant. It does not alter with passage of time. थर्ड पॉइंट ये है कि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होगा तो उस वक्त क्या होगा? कह रहा है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, दोनों के कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके x मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, इसके y मोल्स हैं, तो इट डजंट एवर मीन कि ऑलवेज x इज इक्वल टू y होने चाहिए, नहीं। x कैन बी ग्रेटर देन y और x कैन बी सिमिलर देन y और x कैन बी इक्वल टू y। सो इन तीनों में कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये जो पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी, दैट x शुड बी इक्वल टू y, कि दोनों के मोल्स बराबर हों, बिल्कुल रेयर और बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा भी हो कि रिएक्टेंट के मोल्स इक्विलिब्रियम पे एग्जैक्टली सेम हो कंसंट्रेशन जितनी के प्रोडक्ट की साइड पे है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपका केसी का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट रहेगी बिल्कुल। इट डज नॉट अल्टर विथ पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, टाइम गुजरने के साथ इनकी कंसंट्रेशन में नहीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, नहीं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नहीं प्रोडक्ट की कम होगी, रिएक्टेंट की बढ़ेगी। कंसंट्रेशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ऑल्दो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी, सेम रहेगी जितनी भी है, यानी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो फिक्स रहेगी, इक्वल नहीं होगी, सेम नहीं होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर 4, इट कैन नॉट बी
established in open container, established in open container, कि अगर हमारे पास एक खुला हुआ डिब्बा है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपका ए और बी है, ठीक है, ए और बी जो है एक क्लोज कंटेनर में, अगर इसमें एक लिक्विड है, एक रिएक्टेंट गैस है, आपको पता है कि गैस को जैसे ही स्पेस मिले वो निकल जाएगी, लिक्विड एवापोरेट होते हैं। तो अगर हम लिक्विड का ओपन कंटेनर में रिएक्शन करें तो कुछ लिक्विड एवापोरेट होगा, गैस उससे जल्दी जो है आपकी डिफ्यूज या फ्यूज होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में वो फिक्स नहीं रह पाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम तभी फिक्स रहेगी जब ये बिल्कुल क्लोज होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड आर नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस, जब ये कंटेनर से बाहर नहीं जा सकेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में कांस्टेंट रहेगी, तभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। इफ़ अदरवाइज अगर ओपन कंटेनर है तो किसी भी एक का भी, अगर दोनों लिक्विड हैं फिर भी ये चांस है कि दोनों लिक्विड का जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो डिफरेंट होगा, जो उनकी वोलेटिलिटी है, जो उनकी रेट ऑफ वेपोराइजेशन है या जो उनका वेपर प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पे वो डिफरेंट होगा। को एक लिक्विड ऐसा होगा जो जल्दी एवापोरेट होगा और एक ऐसा होगा जो को धीमे धीमे एवापोरेट होगा। तो क्या होगा कि इन बोथ केसेस कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, किस पे, इक्विलिब्रियम पे। सो इट्स मैंडेटरी, इट्स नेसेसरी कि हमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए बंद कंटेनर चाहिए। आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट। नंबर 5 ये है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ an inert gas does not alter the position of equilibrium। कि अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में से नियॉन डाल देते हैं, ठीक है, नियॉन या नोबल गैस, कोई भी इनर्ट गैस जो है, आप हीलियम डाल देते हैं, जीनॉन डाल देते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कि जो हीलियम है वो ए से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, नोबल गैस है। बी से रिएक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ना ए से रिएक्ट करेगा ना बी से रिएक्ट करेगा। तो किसी की कंसंट्रेशन चेंज करेगा? अगर कंसंट्रेशन चेंज तब होगी ना जब ये ए या बी से रिएक्ट करके कोई साइड प्रोडक्ट बनाए तो मेन रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो अगर आप रिएक्शन में कभी भी अगर इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन सेम, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 6, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कब असर पड़ेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कब असर पड़ेगा? इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे तब असर पड़ेगा द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी disturbed by what? Number 1, changing concentration of equilibrium mixture। कि हम देखें इक्विलिब्रियम मिक्सचर वर्ड क्यों यूज़ करते हैं कि इक्विलिब्रियम में ना ही कोई प्योर रिएक्टेंट है ना ही कोई प्योर प्रोडक्ट है, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपकी बैकवर्ड की रिएक्शन है, ठीक है। तो हम जनरल जो वर्ड यूज़ करते हैं वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर है, ठीक है। तो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, अगर हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी रिएक्शन में ए के मोल्स इंक्रीज कर देते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, अगर बी के इंक्रीज कर देते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से आपकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर 2, चेंजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि रिएक्शन 2 ही होते हैं, हर रिएक्शन जो है वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है। कुछ ही एग्जांपल्स ऐसे हैं जो थर्मो न्यूट्रल रिएक्शंस हैं, यानी जिनमें एनर्जी लॉस या गेन नहीं होती, ठीक है। पर मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो है आपके थर्मोकेमिकल रिएक्शन है।
ऐसे रिएक्शन है कि जिनमें जब मटेरियल चेंज होता है तो उनके साथ एनर्जी भी चेंज होती है, यानी अदर वर्ड्स में कहें तो सिंपली रिएक्शन या एंडोथर्मिक होता है या एक्सो। अगर आपका कोई भी रिएक्शन है जो एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो दूसरे में जब उसको रिवर्स करेंगे तो वो एंडो होगा। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा, अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगा, रिवर्स होगा। यानी जिस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है उसकी नेचर जो भी है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो उल्टा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने से अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बढ़ाने से फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, कम करने से बैकवर्ड कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉरवर्ड ही कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप चेंजिंग टेम्परेचर। नंबर 3, चेंजिंग प्रेशर इफ गैसेस आर इन्वॉल्व। वी नो दैट कि अगर रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रिएक्शन में गैसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी नो दैट कि थोड़े से प्रेशर से गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। और व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज़ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट क्या ले रहे हैं हम? dm³। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो मोल जो अमाउंट है वो प्रेशर बढ़ाने से चेंज तो नहीं होंगे, पर वॉल्यूम चेंज होगा। तो कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो सकती है, प्रेशर बढ़ाने से ज़्यादा होगी, प्रेशर कम करने से कम होगी, पर एक कंडीशन है कि द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुड बी गैस। अगर गैस नहीं है तो लिक्विड पे और सॉलिड पे बहुत कम इफेक्ट होगा, वो निग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा, उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मस्ट बी अ गैस इन ऑर्डर टू नोटिस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अच्छा, सातवीं बात, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय कैटलिस्ट, नॉट डिस्टर्ब्ड बाय कैटलिस्ट। के ये जो कैटलिस्ट है, ठीक है, क्यों नहीं होते, एक मैं पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। बिकॉज, क्यों इफेक्ट नहीं होगा? बिकॉज अ कैटलिस्ट increase the rate of both, increase the rate of both forward and backward reaction, forward and backward reaction in same extent, in same extent के ये जो आपका कैटलिस्ट है ये क्या करेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों की स्पीड एक ही वक्त बढ़ाएगा। अब ये क्या सीन हुआ कि दोनों की रफ्तार एक वक्त कैसे बढ़ेगी? देखें, ये ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, एंड सी इज द कैटलिस्ट, सी इज द कैटलिस्ट। देखें, जैसे ही आप विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि विदाउट कैटलिस्ट आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। तो उतना बी देर से बनेगा, जितना बी देर से बनेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन आस्ता आस्ता स्पीड पकड़ेगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा देर से स्टेब्लिश होगा, ठीक है। यानी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम थोड़ा देर से स्टेब्लिश होगा, पर रेट जो है वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। रेट क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, अगर इन केस कि हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट ने क्या किया कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा दी, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो गया। अब जितना फॉरवर्ड तेज़ होगा बी ज़्यादा जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी से बनना शुरू होगा। अब जितनी बी की कंसंट्रेशन जल्दी बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन का रफ्तार भी जो है उतनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि कैटलिस्ट जो है दोनों डायरेक्शन में काम करेगा, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी, और दोनों की सेम एक्सटेंट में बढ़ाएगा। हाँ, क्या होगा कि अगर हम कैटलिस्ट यूज़ ना करें, अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि फॉरवर्ड तेज़ होगा तो बैकवर्ड भी तेज़ होगा, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं कैटलिस्ट यूज़ नहीं करें तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका इक्विलिब्रियम थोड़ा देर से इस्टेब्लिश होगा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। इफ़ अदरवाइज इट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपका कैटलिस्ट पोजीशन की इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा।